नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो प्यार और समर्थन दिया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए आपके मनोरंजन के लिए यहाँ एक और कहानी है लेकर आया हूँ। कहानी सुनने लायक है। मुझे उम्मीद है कि आप खड़े हो जाएंगे और आप सभी हेडफोन लगाकर काम करने बैठ जाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी सुनने में मजा आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के वास्तविक कहानी। मेरे जीजाजी महिलाओं की मालिश करते थे। महिलाएं भी खुशी खुशी देवों से मालिश करवाती थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि कोई मेरी भी मालिश करे, लेकिन शर्म के कारण मना कर देती थी। लेकिन एक रात वह बहुत थकी हुई थी। जीजाजी ने क्यों कहा कि लाइट बंद कर दो और मेरी मालिश करो ताकि मैं होश में आ जाऊं। अपनी दिनचर्या के अनुसार मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत या काम से डरती थी, पर मैं इतनी व्यस्त जिंदगी से थकने लगी थी। अब मैं कुछ देर आराम करना चाहती थी। पिछले 5 सालों से मैं थका हुआ महसूस कर रही थी। एक रोटी ही मिलती थी और रात की दिनचर्या में भी कोई फर्क नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, फिर घर के काम निपटाना और फिर रावण बनने के लिए अपने पति के साथ खेतों में जाना। फिर 3 बजे जाती वापस आकर घर में खाना बनाती थी और कामों का सारा काम करती थी। घर में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं थी। साथ ही खेतों में जाकर काम करना भी मेरा कम ही था। सुबह जब भी मन करता तो घर से बाहर निकल जाती थी। हमारे घर पर मोहल्ले और आसपास के गांवों की औरतें मालिश करवाने के लिए मेरी भाभी के यहाँ आती थीं और शाम होते होते उनका आना जाना शुरू हो जाता था। यह राहत की बात थी, क्योंकि मेरे जीजा घर पर राहत थे और इतनी नीची जाति से उनकी अच्छी आमदनी थी। मैं पढ़ी लिखी थी और खेतों में काम करना पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि मुझे अपने पति से मदद लेने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव की यह रिवासा की महिला अपने पति से ही काम करवाती थी और अपना हाथ बताती थी। मैं अपने पति को पटाने की कोशिश में थक कर बहुत तनाव में आ जाती थी। मुझे कभी कभी अपने देवर से मालिश करवाने का भी मन करता था, पर शर्म के कारण मैं हमेशा चुप रहती थी और इसलिए मेरे देवर की एक बहुत अच्छी आदत थी। वह बहुत दयालु व्यक्ति थे, किसी से बकवास नहीं करते थे और यहीं पर मेरा ससुराल भी था। मुझे हर समय बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि हमारे यहाँ औरतें मर्दों से ज्यादा घुलती मिलती हैं। मुझे बात करना पसंद नहीं है। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जब जरूरत होती थी तब उससे बात करती थी और तीनों समय हम चुपचाप खाना लेकर उसके कमरे में आ जाते थे। कभी कभी जब उसका मूड होता था तो वह हम दोनों मियां बीबी से बात कर लेती थी। मैं ज्यादातर उनके साथ ही खाना खाता था। राहत अपने कमरे में ही रहता था। कमरे के साथ ही उसने एक और कैमरा बना रखा था जहां वो अपना छोटा सा काम करता था। मुझे अपने जीजाजी की बात समझ में नहीं आती थी। वैसे तो मैं बहुत शांत और चुप रहने वाला इंसान था, लेकिन मैं अक्सर सोचता था, फिर वो इतनी देर से कैसे आते हैं और उन्हें औरतों की मालिश करने में शर्म नहीं आती। मुझे तो यह सोचकर ही शर्म आ गई। यही बात जब मैंने अपने पति को बताई तो वे हंसने लगे और कहने लगे कि एक कम है और रोजगार भी। यह तो बहुत दिनों से चल रहा है कि अगर उसे अपने पर शर्म आएगी तो वह खाना कैसे खाएगा। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई। कभी कभी जब मैं से बहुत थक जाती तो ऐसा लगता कि कोई मुझे दबा दे ताकि मैं थकान दूर कर सकूं। पर अपनी इच्छा किसी से कहने की ताकत नहीं थी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। जब पिताजी गुजर गए तो सारा बोझ मेरे कंधों पर था। उनके रहते मैंने एक सांस भी खुशी से नहीं ली थी। इसलिए सालों तक मैं उनसे पूछती रही, मैं कहाँ जा रही हूँ,
क्या कर रही हूँ। उनकी नज़र हर चीज पर थी। मैं इस माहौल से बहुत परेशान थी। शादी के 1 साल बाद ही उसने मुझे बच्चे न होने का ताना मारना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर वह बहुत शिकायत करती थी और भगवान से पैसे की भीख मांगती थी कि मैं जल्द से जल्द बड़ी हो जाऊं, ताकि मुझे अपने पति के तानों से राहत मिल सके। लेकिन शायद मेरी किस्मत में एक इम्तिहान लिखा था। मैं अब तक बच्चों से वंचित थी और फिर अचानक बीमा मेरे साथ रहने लगी। मैंने कई डॉक्टर और हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाया। उसके दोनों बेटे उससे बहुत प्यार करते थे। मेरे ससुर की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह अपना पूरा जीवन बहुत शालीनता से जीता था। उसकी मां ने उससे दूसरी शादी करने के लिए जोर दिया था, लेकिन अपने बच्चों की वजह से उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। वह अपने दोनों बेटों के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता था। शायद यही वजह है। बताया जाता है कि उसके दोनों बेटे भी बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपनी मां की हर बात माननी पड़ती थी। जब मैं बीमा पोस्ट पर गया तो दोनों बेटे उसकी चारपाई के पास बैठते थे और अपनी सारी पूंजी अपनी मां के इलाज में खर्च कर देते थे। वह यह सोचकर पैसे खर्च करती थी कि शायद वह उनकी मां बन जाए। घर के कामों के अलावा मुझे अपने पति के साथ खेतों में भी काम करवाने जाना पड़ता था। मेरी बहन की बीमारी के दौरान पति और ननद पर बहुत कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से मुक्ति मिल जाए। अब जब मैं कर्ज कम करने की कोशिश कर रही हूँ, जब से मैंने अपने पति के साथ खेतों में काम करना शुरू किया है, हमारे घर में औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर उम्र की औरतें और लड़कियां मेरे जीजाजी के पास आती थी। आज तक मैंने कभी किसी से अपने जीजाजी के बारे में कुछ गलत नहीं सुना था। लोग खुद ही उनकी शराफत की गवाही देते थे, लेकिन एक दिन उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। घर आकर दोपहर का खाना बनाया तो देखा मोहन अपने कमरे में रोटी खा रहा था और बाहर निकलते समय स्टेज देखा और शादी में चला गया। 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। मेरे साले के सिर ने उसकी शराफत की गवाही दी। वह एक अच्छा लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वह लड़का इतना परेशान होकर क्यों चला गया? फिर यह देखकर मैं परेशान हो गया और कुछ देर सोने को मजबूर हो गया। उसके बाद मैं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण इस बात को भूल गई। कुछ दिनों बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वो लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उससे पीछा छुड़ाकर घर आने की जल्दी में थी, क्योंकि मुझे खाना बनाकर अपने पति को देने जाना था, लेकिन वो बात खत्म करने को तैयार ही नहीं था। अचानक उसकी कुछ बात सुनकर मैं चौंक गई और अपने जीजा से बात करने लगी कि मेरे जीजा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने शुरू में उसे नहीं बताया कि मेरे जीजा ने मेरे साथ क्या किया। बातचीत के बाद वह अपने घर वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरी जान, उस दिन उसके साथ क्या बात है? वह रोटी पाकर वापस क्यों जा रही थी? हमारे मोहल्ले में लड़के की शोहरत। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति अपने बड़े भाई से कहते थे कि उनकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या वजह थी। उनके बड़े भाई ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा मोहल्ले की औरत से इतना करीबी रिश्ता है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी से जलन हो और न ही मैं चाहती थी कि किसी का इतना दबाव हो कि मुझे ऐसी तीखी और मसालेदार बातें सुननी पड़े। मैंने अपने पति के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन जब तक मेरे पति घर पर नहीं आते तब तक वह मेरे कमजोर या गुलाम थे। अपनी जिम्मेदारी के कारण ऐसा लगता था कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे उनसे बात करनी है,
फिर दिन तेजी से गुजरने लगा और हम दोनों मियाँ बीबी खेतों में काम कर रहे थे कि तभी मोहल्ले का एक आदमी भगत वहां आया और हम दोनों ने खाना खाया और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। यह सुनकर हम दोनों परेशान हो गए। जान, क्या हो गया? जब हम दोनों घर वापस आए तो वहां औरतों की बहुत भीड़ थी। मर्द और औरतें दोनों ही वहां जमा थे और जोर जोर से बोलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब हम दोनों घर में दाखिल हुए तो सामने माँ को देखकर हैरान रह गए। मेरे जीजाजी मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे और उनके चेहरे की हालत से ऐसा लग रहा था जैसे उनका किसी से झगड़ा हुआ हो। वहां मौजूद मोहल्ले की महिलाओं की गवाही से पता चला कि मेरे जीजाजी ने हमारी इज्जत बचाने की हर संभव कोशिश की थी। वो सर झुकाए खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मेरी धड़कन रुक गई। जब मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कपड़ों के ऊपर से जमीन में दबी हुई हो। उसके चेहरे से लग रहा था कि मेरे माता पिता ने कहा था कि मेरी भाभी की शादी हमसे करवा दो। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने ये सुना तो वो बहुत हैरान हो गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि ये सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। हमारा सवाल था कि वो ऐसा क्यों करेगा? हमारी माँ आपने कहा था कि उसे हमारी शादी करनी पड़ेगी। सबने उसके पास आना बंद कर दिया था। उन दिनों बंद रहत अपने कमरे में ही रहता था, एकदम गुमसुम और खोया हुआ। पहले भी मैं बहुत कम बोलता था पर अब ऐसा लगता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। भूल गया था कि उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरा दिल भी मना करता रहता था कि मेरा साला ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा पेट बहुत कोशिश करता था कि उसके साथ खेतों में जाकर उसे कम करूं पर जैसे ही मैंने सुना, उसने साफ मना कर दिया। ऐसा किया और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से शहर में उसके लिए नौकरी की व्यवस्था हो गई और वह कार कैमरा लेकर शहर में रहने लगा। अब हम दोनों, मेरे साले और पत्नी, घर पर अकेले रह गए। अक्सर मुझे अपने साले की याद आती थी। ऐसा महसूस होता था कि मेरे पति भी उसके लिए दुखी हैं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि लड़की चाहे कितनी भी गिरी हुई क्यों न हो, वह अपनी इज्जत का बड़ा दिखावा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अपने नजरिए पर भरोसा और विश्वास भी था और उन 5 सालों में मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या है। वह दिन ऐसे दुविधा में पड़ गया जब एक दिन मुझे कुछ ऐसी खबर मिली जिसे सुनने के लिए मेरे कान पिछले 5 सालों से तरस रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पति ने मुझे खेतों से छुट्टी दे दी थी और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर भी रख लिया था, लेकिन वो मुझे हमेशा आराम करने के लिए कहते थे। मेरी तरह वो भी अपने बच्चे के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी का इतने सालों से इंतजार किया था। कुछ दिनों बाद मेरे जीजा छुट्टी पर वापस आ गए और मुझसे मिलने के बाद वो रोज की तरह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। अब मेरे पति रात तक खेतों में काम करते रहते थे ताकि उन्हें ज्यादा आराम न मिल सके। अब होने वाले बच्चों की वजह से उन पर मानो जिम्मेदारियों का सैलाब आ गया था। अब मैं सिर्फ एक घरेलू कामगार थी और थकावट के कारण मैं टूटने वाली थी। इस दिन भी मैं बहुत बुरी स्थिति में थी। मेरे पति अभी खेतों से नहीं लौटे थे। मुझे लगा कि आज मेरे जीजाजी घर पर ही हैं। मैंने उनसे मालिश करने को कहा। मैं बहुत थकी हुई और बेचैन महसूस कर रही थी। फिर मैं अपने जीजाजी के कमरे में गई। मुझे देखकर मैं चौंक गई, थोड़ी डरी और सोचने लगी कि उनसे कैसे बात करूं। लेकिन फिर मैंने अपनी शर्म को एक तरफ रखते हुए उनसे कहा कि अगर मैंने लाइट बंद करके थोड़ा डरकर मालिश की होती तो अगले ही पल मेरे लिए आश्चर्य की बात हो जाती क्योंकि राहुल अपनी जगह से उठ गया था। मेरे चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे। नहीं भाभी, प्लीज, मेरा अपने भाई से रिश्ता है।
मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अपने देवर की आवाज सुनकर मैं तो जैसे स्तब्ध और शर्मिंदा हो गया। मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। मेरी भाभी और प्रेम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मैं अपने कमरे में वापस आया और अचानक अपने वीडियो में चला गया। लेकिन मेरी भाभी ने मुझे गलत क्यों समझा? मुझे तो बस उनकी मालिश करने में ही दिलचस्पी थी। उसने मुझे भी यही बात बताई और अगली सुबह जल्दी ही वापस चला गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सभी को चौंका दिया। उस दिन उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने मेरे जीजा के साथ बलात्कार किया है। उसने उस पर आरोप लगाया कि वह दरअसल उससे शादी करना चाहती थी और उससे प्यार करती थी। लेकिन मेरा जीजा एक शरीफ इंसान था और जब उसने यह बात हमारी से कही और उसे समझने की कोशिश की तो हमारी ने उल्टा उस पर ही शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा दिया। दादा, इस मामले में हमारी कहानी का नुकसान हो गया था। इसके लिए रिश्ते भी टूट गए थे। अब उसके लिए एक बहुत बड़ी उम्र का आदमी रिश्ता लेकर आया था और उनमें से कुछ को शादी करके पूरे मोहल्ले को छोड़ना पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के दिलों में मेरे जीजा के बारे में जो कहानी दबी हुई थी वो बाहर आ गई हो, और अब ऐसा लग रहा था जैसे सबकी नजरों में मेरे जीजा भी सही हो गए हों। पर मैं ये सोचकर परेशान हो जाती थी, पता नहीं उस दिन मेरे जीजा ने मुझे क्या कहा। उसने ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत क्यों समझा? मैं यह सोचकर लगभग पागल हो गई। फिर जब मेरा जीजा 1 महीने की छुट्टी के बाद घर वापस आया तो वह मुझे घूर रहा था। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की। आज भी मेरे जीजा हमेशा की तरह घर से बाहर थे और उन्हें देर से आना था। जब मैं अपने जीजा को खाना देने उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, मैं ज़ारा की वजह से उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मेरी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर औरत उस आदमी पर आरोप लगाएगी और मुझे सबकी नज़रों में अपराधी बना देगी। तभी एन ने समझा कि मेरे मुंह से ऐसी बातें तुम्हारे लिए निकली हैं। मुझे माफ कर दो। मैं उन दोनों के साथ इसी दुविधा में फंस गया था। शर्मिंदगी से मैंने खुद से नजरें हटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे जीजाजी ने मेरी राशि में कोई कल्पना निकाल ली हो। मैंने भी बड़े दो के बाद दिल खोलकर मुस्कुराया और उनसे कहा कि मैं आपके मन की बात समझती हूँ। मैं परिस्थिति को समझती हूँ और आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मैं भी हल्का हो गई और फिर वापस चली गई। अब उसे अपने ऑफिस का एक लड़का पसंद आ गया था और वह उससे शादी करना चाहती थी। हमें इस पर क्या आपत्ति है? शायद हमारे लिए यही काफी था कि वह अपने जीवन में खुश और आनंदित रहें। उनके भतीजे और भतीजी इस दुनिया में आएंगे तभी वह आपसे शादी करेंगे, और जब भगवान ने मुझे 14 साल की उम्र में एक बेटे का आशीर्वाद दिया तो हमने कुछ दिनों के बाद उसकी शादी की तारीख तय कर दी थी और अब मेरे साले की शादी हो गई है और वह बहुत खुश है। दोस्तों, ये थी आपकी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भूल गए।